गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में अपने बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसमें हम एनवायरनमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट, मानव के जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी की है उसके द्वारा क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसमें आज हम अपने करेंगे पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मैन। जैसे दूसरे जो अपना अपना लिथोस्फीयर पढ़ा, एटमॉस्फेयर पढ़ा, जो हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े मानव ने जो डेवलपमेंट एक्टिविटी की है उसके द्वारा। तो पर्यावरण का क्या क्या, किस प्रकार से उसने प्रदूषित किया, इसके बारे में पढ़ा। अब अपने बात करेंगे जो पर्यावरण का मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव की प्रकृति सबसे उत्कृष्ट कृति है, जो प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट कृति है, मतलब मानव सबसे सर्वबुद्धिमान है, ठीक है। तो अन्य जीवधारियों पर एक तरह से राज कर रही है, लेकिन मानव स्वयं भी किसी न किसी रूप में पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण मानव के विकास को नियंत्रित एवं निर्धारित करता है। पर्यावरण की अनुकूल स्थितियाँ मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास की गति को बढ़ाती है तथा प्रतिकूल स्थितियाँ विकास की गति को अवरुद्ध करती हैं। पर्यावरण के कारक मिट्टी, भू आकृति, जलवायु, खनिज संपदा, वनस्पति, पशु समूह एवं मनुष्य को निम्न रूप से प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट जो अपने इसमें बात करेंगे जो रहन सहन है, उसमें पर्यावरण एक जो मानव का जो रहन सहन है उसको कैसे प्रभावित करता है। मानव का रहन सहन और उसका खान पान उसके आसपास के पर्यावरण में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों द्वारा निर्धारित होता है। उसके जो आसपास के जो नेचुरल जो सिस्टम है, प्रकृति ने जो चीज़ें हमें उपलब्ध करवाई उसके आधार पे उसका जो रहन सहन और खान पान है उस पर डिपेंड करता है। वनों के अंदर बसे हुए आदिवासी, वनवासी, गिरवासी आदि लोग आदि कंदमूल भोजन से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जीव जंतुओं तथा चूहे, मेंढक, हिरण, मछली तथा पक्षियों का शिकार कर मांस प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो वनों में जो लोग रहते हैं, जो ज़्यादा इस सामाजिक जीवन से रिलेटेड नहीं है, महुआ व चावल जो उन्हें सहजता से प्राप्त होता है उसकी शराब बनाकर पीते हैं। भारत के दक्षिणी तट से लगे राज्य के निवासियों का मुख्य भोजन पश्चिमी व उत्तरी राज्यों के निवासियों से भिन्न होता है। अपना जो साउथ इंडियन जो कंट्री है, साउथ इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ पे अपना जो नॉर्थ इंडिया है उससे उनका जो खान पान है वो डिफरेंट है। इसी प्रकार इनका रहन सहन भी इनके पर्यावरण से निर्धारित होता है, ठीक है। किसी स्थान के खान पान पर वहाँ की संस्कृति, परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडे देशों इंग्लैंड आदि में शराब पीना, मतलब शराब पीना हानिकारक नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो वो एल्कोहलिक पेय लेते हैं, तो वो क्या है, उनसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उस टाइम, वो उनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है। मद्यपान को वहाँ पर सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। भारत जैसे गर्म व गरीब देश के समाज में मद्यपान को सामाजिक मान्यता नहीं प्राप्त है। भारतीय समाज में मद्यपान को हे दृष्टि से, मतलब बुरी दृष्टि से, है का मतलब क्या, बुरी दृष्टि से देखा जाता है। समुद्रों के मध्य छोटे छोटे तमाम द्वीप हैं जहाँ पर खाद्य पैदा ही नहीं होते, वहाँ के लोग अपना भोजन मछली से प्राप्त करते हैं। अब जो ऐसे कई द्वीप समूह है जिसके आसपास मान लो एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी नहीं है, रहने के लिए आवास है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो समुद्रों से जो उनको भोजन मिलता है उसी को ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार से जो लिविंग है, रहन सहन है, उसको प्रभावित करता है उनके खान पान, रहन सहन को प्रभावित करता है। सेकंड आता है इसमें आवास, रेजिडेंस। पर्यावरण की परिस्थितियां मानव के आवास को भी प्रभावित करती है। जापान में भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण लकड़ी के अस्थायी मकान बनाए जाते हैं। अब जहाँ पे जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है उसी प्रकार के लोगों को रेजिडेंस बनाते हैं। जैसे जापान में बता रहे हैं कि लकड़ी के मकान बने होते हैं, तो कारण ये है कि वहाँ पे भूकंप आता है तो अगर बड़ी इमारतें जैसे अपने यहाँ बनी हुई होती है उस प्रकार की होगी तो गिरने से कोई जनहानि हो सकती है, इसलिए लकड़ी के आवास होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भूकंप की ज़्यादा संभावना रहती है। वनवासियों में बसे आदिवासी अपने छोटे छोटे मकान घास फूस व लकड़ी से नितांत अस्थायी रूप से बनाते हैं।
अब जो आदिवासी लोग जो रहते हैं वो अपने जैसे जैसे आपने देखा होगा जो गढ़िया लुहार होते हैं वो क्या करते हैं, अपना झोंपड़ा बना लेते हैं, वो अपने मकान नहीं बनाते क्योंकि आज उनको यहाँ है, कल कहीं और दूसरी जगह जाना है। इस प्रकार से ही वन में जो रहने वाले लोग हैं क्या है, उनका कोई स्थायित्व है नहीं, वो कल आज यहाँ रह रहे हैं, कल हो सकता है कहीं दूसरी जगह चले जाएं। तो जो कंडीशंस होती है पर्यावरण की, उसके अकॉर्डिंग वो अपना रहन सहन करते हैं तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों के बदलते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। अब कंडीशन अगर वहाँ पे उनको खाने पीने की कोई दिक्कत आ रही है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे कोई शिकारी जो जानवर है वो आ गया, या कुछ भी किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय कोई समस्या आ जाए, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से मूव कर जाते हैं। भूकंपीय दृष्टि से जो स्थान संवेदनशील नहीं है वहाँ पर मानव गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं। शिकागो आदि नगर बहुमंजिला भवनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। वेशभूषा, तीसरा जो ड्रेसेस, मानव का पहनावा भी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। ठंडे देशों के लोग वर्ष के अधिकांश महीने में गर्म कपड़े पहनने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है। जबकि गर्म देशों के लोग हल्के तथा रंगीन कपड़े पहनते हैं। एस्किमो लोग पूरे वर्ष सिर से पैर तक चमड़े के बने वस्त्रों से ढके रहते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड की ज़्यादा दिक्कत होती है। गर्म जलवायु के कारण दक्षिणी भारतीय लोग तहमत लगाते हैं। तहमत का मतलब होता है जिसे अपने जो कमर के ऊपर कपड़ा बांधे रखते हैं, मान लो चद्दर टाइप का, जैसे जिसको अपने लुंगी टाइप का बोलते हैं, वो तहमत होता है, और ऊपर कुछ नहीं पहनते। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोग उड़ती हुई बालू से अपने आंखों, बालों व कानों को बचाने के लिए सिर ढकने वाला वस्त्र धारण करते हैं, जिसपे अपने जो साफा वगैरह बांधते हैं, जो कि राजस्थान में। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो चलन में है, इसका पर्पज है कुछ ना कुछ, ये मतलब जो पारिस्थितिकी अपनी है उसके अकॉर्डिंग जो अपने यहाँ की जो जलवायु है उसके आधार पे अपने जो ड्रेसिंग सेंस है उस आधार पे होता है। ठीक है। जो अपने राजस्थान में देख लो, जैसे मान लो टिपिकल जो राजस्थानी ड्रेस है उसका जो ज़्यादातर जो पार्ट है को पहनते हैं अपने जो बॉडी का, वो ढका हुआ रहता है। कारण ये है इसका कि जो यहाँ की गर्म जलवायु है वो उसको प्रभावित नहीं करे। ठीक है। नेक्स्ट अपने फोर्थ है व्यापार। किसी जगह के निवासियों का व्यापार वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। जिस भौगोलिक प्रदेश में जो वस्तु ज़्यादा मिल पाई जाती है वहाँ उसी का व्यापार होता है। किसी देश में व्यापार क्षमता उसकी भौगोलिक स्थिति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से प्रभावित होती है। देश के आंतरिक व्यापार की सुदृढ़ता के लिए सड़क व रेल मार्गों की आवश्यकता होती है। जहाँ भूमि समतल तथा कठोर होती है वहाँ सड़क व रेल मार्ग कम खर्चे में बन जाते हैं। इसी प्रकार जिन देशों के आसपास अपने समुद्र तट होते हैं उनके पास अपने बंदरगाह होते हैं। ऐसे देशों को विदेश व्यापार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। नेपाल, भूटान जैसे देशों को उनके पास अपने समुद्र तट नहीं है, विदेश व्यापार में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये भी क्या है कि समुद्र प्रेजेंट होना अपनी बाउंड्री में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ये होता है कि वो जो बाहरी जो देश है उनसे जुड़ाव हो जाता है, उनसे आयात हो जाता है, निर्यात भी कर सकते हैं। उनके यहाँ पे जो चीज़ हो रही है उसका निर्यात खूब कर सकते हैं वो बाहर। लेकिन अगर इस प्रकार का अगर नहीं होता, किसी के पास भौगोलिक कंडीशन इस प्रकार की नहीं है, तो उनके लिए क्या है, दिक्कत की बात है। जैसे मान लो अपने हिमाचल साइड चले जाएं, इधर आगे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे, वहाँ पे क्या है कि अगर वहाँ पे सड़कें वगैरह प्रॉपर अगर नहीं हो, कोई एरिया में रिमोट एरिया है, तो वहाँ पे क्या होती है, अगर उनके वहाँ पे कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रही है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उनको चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन इजीली है नहीं, और अवेलेबल होता है तो वो कॉस्टली होता है, इसलिए व्यापार में भी वो दिक्कत करता है। फिर वो जो चीज़ें उसकी जो कॉस्ट है किसी भी वस्तु की वो बढ़ जाती है, इस कारण से वो मार्केट में उसका खरीद कम होती है। तो ये भी एक तरह से जो भौगोलिक कंडीशंस जो होती है वो भी इसके लिए उत्तरदायी होती है, और ये क्या है, पर्यावरण का ही पार्ट है। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। किसी भी समाज या समुदाय या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थितियां उत्तम होने पर वहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वहाँ की कृषि योग्य भूमि तथा उसके उत्पादन, सिंचाई की साधन, वन संपदा तथा खनिज पदार्थों पर निर्भर करती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। नेपाल व भूटान अपनी अर्थव्यवस्था को लकड़ी का व्यापार करके संतुलित बनाते हैं। खाड़ी के देशों में खनिज तेल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन देशों की आय का प्रमुख स्रोत खनिज तेल ही है। ठीक है।
और आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन, खेती तथा वनोपज है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था आज भी पर्यावरण के घटकों, मृदा जल उपलब्धता, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा खनिज व वन संपदा पर आधारित है। अब कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है कोई भी देश का या राष्ट्र का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो करता है वहाँ की जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को अगर उसके पास खनिज संसाधन भरपूर हैं, लेकिन अगर उसको वो निर्यात नहीं कर सकता उसको, या कोई चीज़ आयात नहीं कर सकता, तो उसकी क्या की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो अलग अलग जो कंडीशंस, जो भौगोलिक कंडीशंस है उसके, वो भी क्या है किसी भी इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये अपना जो छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।